हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी ये इरोडोप सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है और सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और इम्पल्स का लेक्चर 2 है। और इसमें हम इरोडोप की 1.153 टू 1.160 ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है 1.153। इसमें देखो क्या है, ये दो मासेस हैं और इनके बीच में एक स्प्रिंग है और इसमें ना एक स्ट्रिंग भी कनेक्टेड थी एक्चुअल में। और तुमने क्या किया कि स्प्रिंग को डेल्टा एल कंप्रेस करके रखा हुआ है और फिर स्ट्रिंग को कट कर देते हो। स्ट्रिंग को कट कर देते हो तो आपसे कहता है कि डेल्टा एल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि नीचे वाला ब्लॉक बाउंस कर जाए। एक बार दोबारा सुनो, दो ब्लॉक्स हैं, स्प्रिंग डेल्टा एल कंप्रेस्ड है और दूसरा मैंने ये बताया कि उनके बीच में एक स्ट्रिंग भी थी। फिर स्ट्रिंग को कट कर देते हो तो तुमसे कहता है कि डेल्टा एल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि लोअर वाला ब्लॉक बाउंस कर जाए। तो देखो इसके पहले पार्ट का क्या होगा, जैसे ये है। सबसे पहली बात, मान लो इसकी नेचुरल लेंथ यहां पर थी, ये है नेचुरल लेंथ और तुमसे कह रहा है कि ये डेल्टा एल कंप्रेस था। अब सुनो, ये ऊपर जाएगा और ये मान लो नेचुरल लेंथ से एक्स ऊपर जाता है। तो जब ये एक्स इलोंगेट होगा तो इस पर नीचे को के एक्स फोर्स लगेगा और ऊपर को के एक्स फोर्स लगेगा। और अगर मुझे इसको लिफ्ट करना है, अगर मुझे इसे लिफ्ट करना है तो के एक्स की वैल्यू एम जी के इक्वल होगी। मतलब बिल्कुल क्रिटिकल केस ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि के एक्स इक्वल टू एम जी होना चाहिए। एक इक्वेशन तो ये होगी। अब ये मान लो ए पोजीशन थी और ये बी पोजीशन थी। मैं ए एंड बी के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहा हूं। अब आप ये देखो कि ए पे उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी और बी पे उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई है। कितनी? डेल्टा एल प्लस एक्स, इतने हाइट के इक्वल। तो मैकेनिकल एनर्जी अगर मैं कंजर्व करूंगा तो ए पे लिखूंगा हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर, हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर। और बी पे कितनी लिखूंगा, एक तो आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर और एक आ जाएगी एम जी डेल्टा एल प्लस एक्स। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों जगह पे जीरो लोगे। यहां भी रेस्ट पे था और यहां भी रेस्ट पे था। तो
इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो यहां से डेल्टा एल निकाल लेंगे। हो गया, फाइंड डेल्टा एल। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। नेचुरल लेंथ यहां पे थी और तुमने नेचुरल लेंथ से डेल्टा एल कंप्रेस करके छोड़ा, तो तुमसे कहता है कि डेल्टा एल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि लोअर वाला ब्लॉक बाउंस कर जाए। तो लोअर वाले ब्लॉक को बाउंस करने के लिए स्प्रिंग फोर्स के एक्स ऊपर को आना चाहिए, और स्प्रिंग फोर्स के एक्स तभी ऊपर आएगा जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से ऊपर होगा, मींस इलोंगेट होगा। और मान लो वो एक्स इलोंगेट होता है, मिनिमम एक्स इलोंगेट होता है, तब ये इसको बाउंस कर देता है। तो पहली इक्वेशन तो के एक्स इक्वल टू एम जी लगा दी हमने, और दूसरा मैंने आपसे कहा ए और बी के बीच में मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व की। काइनेटिक एनर्जी दोनों जगह पे जीरो है। ए पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर, बी पे स्प्रिंग भी है हाफ के एक्स स्क्वायर, और दूसरा एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कितने हाइट के इक्वल, डेल्टा एल प्लस एक्स हाइट के इक्वल, इतना कह। अब दूसरे पार्ट में क्या कहता है, अब ये कहता है कि मान लो डेल्टा एल की वैल्यू 7 एम जी बाई के कर देते हो। पहले का आंसर वैसे ये था 3 एम जी बाई के था, ये जो आंसर था वो था 3 एम जी बाई के। अब ये कहता है कि अगर तुम डेल्टा एल इक्वल टू 7 एम जी बाई के करते हो, मतलब उससे डबल से भी ज्यादा कर रहे हो, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है, कितनी ऊपर तक जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ मास कह लो, ये कह लो। ये दोबारा सुन लो, पहले पार्ट का आंसर केवल 3 एम जी अपॉन के था, और अब मैंने उसको 7 एम जी अपॉन के यहां तक कंप्रेस करके छोड़ा है। तो तुमसे कहता है कि सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। अब इसकी फिगर देखो, तुमने यहां तक कंप्रेस कर दिया, और ये मान लो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ, ये बी पार्ट चल रहा है। अब तुमने कितना किया देखो, एक ब्लॉक यहां भी था, ध्यान रखना, और एक ब्लॉक यहां भी था। ये डेल्टा एल इक्वल टू 7 एम जी बाई के कर दिया है। और अभी हमने देखा था कि ये कितनी हाइट ऊपर पे नीचे वाला बाउंस कर जाएगा, ये x था ना, और बाय द वे x कितना आ रहा था देखो, एम जी बाई के आ रहा था। ये जो x की वैल्यू थी ये एम जी बाई के इक्वल थी। यहां पे ये बाउंस कर जाएगा, मतलब ये भी ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ देगा। तो अब आप ये देखो कि इस टाइम पे इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी। पिछले टाइम पे तो हमने जस्ट बाउंस करवाना था, अब मैंने उससे भी ज्यादा कंप्रेस कर दिया है। तो इसका मतलब अब ऊपर वाले ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी भी आएगी, वी वेलोसिटी भी आएगी। अब सुनो क्या है, अगेन मैं ए और बी के बीच में एनर्जी इक्वेट कर रहा हूं। ए पे क्या है सुनो, इलास्टिक है, बी पे क्या है, काइनेटिक भी है, इलास्टिक भी है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी है। ए और बी पे मैं दोबारा से एनर्जी इक्वेट कर रहा हूं। ए पे केवल इलास्टिक है, बी पे इलास्टिक भी है, काइनेटिक भी है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी है। तो दोनों जगह पे इक्वेट करते हैं तो ये आएगा हाफ के, 7 एम जी बाई के। ये तो ए पे आ गई। अब बी पे आ जाओ, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक आ गई, प्लस
हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना था, mg/k, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस mg, और वो कितना ऊपर आ गया बताओ, 7mg/k प्लस x और लोगे mg/k और लोगे, ये आ गया। तो यहां से तुम v फाइंड कर लोगे। अब नीचे वाला ब्लॉक भी कांटेक्ट छोड़ चुका है, ध्यान रखना बेटा, जो है नीचे वाला ब्लॉक भी कांटेक्ट छोड़ चुका है। अब इसके आगे की कहानी क्या है देखो, अभी इसकी वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी v है, और दोनों का मास इक्वल है। इसका मतलब अभी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो v/2 होगी ऊपर को। v सेंटर ऑफ मास जो आएगी वो v/2 आएगी अपवर्ड्स। दूसरा, अब दोनों के दोनों ब्लॉक्स एयर में आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से जानते होंगे अगर दोनों ब्लॉक्स एयर में हैं तो उनका एक्सीलरेशन g होगा डाउनवर्ड्स। इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होगा g डाउनवर्ड्स। और अभी तक क्या है देखो, ये ब्लॉक तो यहीं पर है, लेकिन एक ब्लॉक 8 mg/k ऊपर जा चुका है, और दोनों का सेंटर ऑफ मास इसका हाफ जाएगा बिकॉज दोनों मासेस इक्वल है। दोबारा सुन लो, अभी तक लोअर ब्लॉक तो ग्राउंड पे ही है, लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक 8 mg/k ऊपर जा चुका है, और दोनों के मासेस इक्वल हैं। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी कितना ऊपर जा चुका है अभी तक, वो 4 mg/k ऊपर जा चुका होगा। तो आप कह सकते हो जो h सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी जा चुका है वो 4 mg/k और ऊपर जा चुका है, अभी तक जा चुका है। अब आप देखो, अभी भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये है और एक्सीलरेशन ये है, तो इसका मतलब वो फर्दर कितनी हाइट ऊपर और जाएगा, v²/2g, वो हाइट और ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल हाइट हो जाएगी 4 mg/k, तो वो ऑलरेडी जा चुका है, प्लस v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन 2g, ये और ऊपर जाएगा। तो इतना आंसर आएगा। दोनों पार्ट से एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। पहले पार्ट में आपसे कहता है कि डेल्टा एल मिनिमम कितना हो कि लोअर वाला ब्लॉक बाउंस कर जाए। लोअर वाला ब्लॉक तब बाउंस करेगा जब उसमें स्प्रिंग फोर्स kx ऊपर को लगा होगा, और कितना लगा होगा, kx इक्वल टू mg या फिर x इक्वल टू mg/k, इतना कम से कम इलोंगेट होना चाहिए। उसके बाद मैंने ए और बी पे एनर्जी कंजर्व की थी। ए पे इलास्टिक थी और बी पे इलास्टिक भी थी और ग्रेविटेशनल भी थी, तो उन दोनों को हमने सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा एल निकल जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या था, पहले पार्ट का आंसर 3 mg/k था, तो मैंने 7 mg/k तक प्रेस करके छोड़ा। तो तुमसे कहता है कि सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। तो दूसरे में ये फिगर थी कि नेचुरल लेंथ से वो 7 mg/k नीचे था, और जब वो x इक्वल टू mg/k नेचुरल लेंथ से ऊपर होगा तो ये उसमें बाउंस कर जाएगा। लेकिन अब के इसके पास b के पास वेलोसिटी भी होगी, तो सबसे पहले मैंने एनर्जी कंजर्व करके b के पास जो वेलोसिटी थी वो निकाल ली। अब अभी तक लोअर ब्लॉक रेस्ट पे है और ऊपर वाले के पास v वेलोसिटी है और दोनों का मास इक्वल है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी v/2 ऊपर को।
दूसरी बात, लोअर ब्लॉक वहीं पर है और ऊपर वाला ब्लॉक 8 mg/k ऊपर जा चुका है और मासेस इक्वल है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास 4 mg/k ऑलरेडी ऊपर जा चुका है और इसके बाद दोनों ब्लॉक्स एयर में हैं। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होगा वो जी नीचे को होगा। तो इसका मतलब फर्दर कितनी और हाइट ऊपर जाएगा, v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन 2g उतना और ऊपर जाएगा। तो ये टोटल हाइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दो बगीज हैं, अपोजिट टू ईच अदर आ रहे हैं बेटा जो है, और उनमें 1 मैन इन ईच है और जब वो आमने सामने होते हैं तो बिल्कुल एक्सचेंज कर लेते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जंप करके। उसके बाद बग्गी ए ये तो रुक जाती है और बग्गी 2 वो सेम डायरेक्शन में मूव करती रहती है और इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी v1 और v2 निकालनी है और मास ऑफ ईच बग्गी कैपिटल M है और मैन का मास m है। ये है, देखो इसमें क्या है, ये m है, ये कैपिटल M है, ये इधर को जा रही है v1 से। और वेक्टर का मैंने तुम्हें बोला हुआ है, ध्यान रखना बेटा जो है वेक्टर का। और ये m है और ये इधर को जा रहा है v2 से, ये कैपिटल M है। अब जब वो आमने सामने होते हैं तो मैन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे में जंप कर जाते हैं। तो मैं ये निकाल रहा हूं कि जब वो एयर में थे, तो देखो जब वो एयर में थे तो क्या होगा, इसको अगर मैं देखूं, ये m कह लो, ये v1 से जा रहा होगा और ये कैपिटल M है, ये भी v1 से जा रहा होगा। अब इस पे आ जाओ, ये कैपिटल M है और ये v2 से जा रहा है और ये स्मॉल m है, ये भी v2 से जा रहा है। अब देखो ये मास इस पे गिरना है और ये वाला मास इस पे गिरना है। तो मैं अगर इसको देखूं, ये तुमसे कहता है कि बाद में रेस्ट पे आ जाता है। इसका मतलब P फाइनल 0 हो गया। तो इस सिस्टम का P इनिशियल भी क्या होना चाहिए था बताओ, 0 होना चाहिए था। और P इनिशियल कब 0 होगा बताओ जो है, वो तब 0 होगा जब कैपिटल M इंटू V1 और स्मॉल m इंटू V2 इक्वल होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहली इक्वेशन क्या बनी बताओ, m इंटू V1 इक्वल टू स्मॉल m इंटू V2, m इंटू V1 इक्वल टू स्मॉल m इंटू V2। ये तो बन गई पहली इक्वेशन। अब चलते हैं दूसरा। दूसरे में ये कहता है कि बग्गी उसी डायरेक्शन में चलती रहती है और कितने से बताओ, v वेलोसिटी से। तो मैं P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल कर दे रहा हूं, P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल। अब देखो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, m प्लस m इंटू v, लेफ्ट साइड में आ गया m प्लस m इंटू v, ये तो लेफ्ट साइड में आ गया। अब P इनिशियल कितना था देखो, कैपिटल M इंटू V2 लेफ्ट साइड में था
कैपिटल M इंटू V2 लेफ्ट साइड में था माइनस स्मॉल m इंटू V1 राइट साइड में था। ये राइट साइड में था, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो यहां से तुम सॉल्व कर लेना, फाइंड V1 एंड V2। दो अननोन है, दो इक्वेशन है। वेक्टर का ध्यान रखना, मैंने वेक्टर के एंगल से नहीं किया है, मैंने डायरेक्शन वैसे समझा के किया है तुम्हें। दोबारा देख लो, एक सिस्टम इधर को V1 से जा रहा था, दूसरा सिस्टम इधर को V2 से जा रहा था। अब जब वो आमने सामने थे तो उन्होंने एक्सचेंज कर ली पोजीशन। तो इसका मतलब जब बच्चे एयर में होंगे तो फिर क्या पोजीशन बनेगी, ठीक है ना, क्या पोजीशन बनेगी। और ये वाला आदमी इस ट्रॉली में गिरेगा तो ये एक सिस्टम हो गया, और ये वाला आदमी इस ट्रॉली में गिरेगा, ये दूसरा सिस्टम हो गया। तो इन सिस्टम का हमने क्या किया, मोमेंटम कंजर्व किया। तो ये इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हैं एरोडोब में। नेक्स्ट देखो, अब के सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, वन आफ्टर द अदर, और v नॉट वेलोसिटी दे रखी है। मैन का मास m दिया हुआ है और वो रियर बग्गी में है, और मैन जंप करता है इनटू फ्रंट बग्गी विथ वेलोसिटी u रिलेटिव टू हिज बग्गी, और बग्गी का मास कैपिटल M दिया हुआ है। तो तुम्हें फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है। अब के क्या है देखो, ये m है, ये v नॉट से जा रहा है, और ये m भी था, और ये m था, ये भी v नॉट से जा रहा था। ये हो गया। अब क्या है देखो, ये तो इनिशियल पोजीशन थी। अब इस वाले से ये m है, इसको चलो मैं 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं। इसकी वेलोसिटी मान लो v1 हो जाती है, और इससे जो बच्चा कूदा वो इसके रेस्पेक्ट में u से कूदा, नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में u से कूदा। तो इसका मतलब उसकी नेट वेलोसिटी u प्लस v1 हो गई, नहीं तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u प्लस v1, और ये जा रहा था v नॉट से। अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले अगर मैं इसमें मोमेंटम कंजर्व करूं, देखो इसमें अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं, ये वाले में अगर मोमेंटम कंजर्व करूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, m प्लस m इंटू वी नॉट इक्वल टू m इंटू v1 प्लस m इंटू u प्लस v1। ये तो इक्वेशन 1 हो गई। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैंने किसमें मोमेंटम कंजर्व किया। अब कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं और बेटर रहेगा। अब आप देखो, ये बच्चा इसके ऊपर गिरना है, नहीं है, ये बच्चा इसके ऊपर गिरना है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी मान लो v2 हो जाती है। थोड़ा मैंने नंबरिंग उल्टा कर दिया बेटा, तो चलो उसको माइंड मत करना, ठीक है। इसको 2 कर देता हूं, चलो इसको 2, इसको 1, अब ठीक हो जाएगा। तो देखो ये वाला बच्चा इसके ऊपर गिरेगा और इसकी वेलोसिटी मान लो v2 हो जाती है। तो अब फिर से मैं मोमेंटम कंजर्व करता हूं, तो इसका मतलब बाद में क्या हो जाएगा, तो m प्लस m इंटू वी2।
m प्लस m इंटू V2 इक्वल टू स्मॉल m इंटू u प्लस V1 प्लस कैपिटल M इंटू V0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहां से V1 और V2 फाइंड कर लेना। मैंने वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहा हूं मैं, आपका एक तरीके से होम असाइनमेंट है। मैं कंसेप्ट तुम्हें बता दे रहा हूं कैसे करना है। तुम्हें उसको प्रॉपर वेक्टर मेथड में करना। फिर उसको जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने से जब करोगे तो प्रॉपर एक वेक्टर मेथड से करना। तो मेरे ख्याल से ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा किस टाइप से हो रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पे जो V फ्रंट आ रहा है ये हमारे लिए V2 होगा, हाँ ध्यान रखना। और जो V रियर आ रहा है ये हमारे लिए जो हमने किया हुआ है वो V1 होगा। चांस की बात है वही आ रहा है, वही आ गया है। रियर वाले को इसने V1 लिखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। देखो, दो पर्सन्स हैं, मास m है और स्टेशनरी बगी है, उसमें ये है। फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, वो तो तभी मोमेंटम कंजर्व करेंगे हम। और वेलोसिटी ऑफ बगी निकालनी है आफ्टर बोथ मैन जंप ऑफ विद द सेम वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u रिलेटिव टू बगी। एक बार साइमल्टेनियसली कूदते हैं और एक बार एक के बाद दूसरा कूदता है। फिर तुम्हें ये भी कंपेयर करना है किसकी वेलोसिटी ज्यादा है और कितने टाइम ज्यादा है। तो इसमें क्या है, देखो पहले पार्ट में ये था, ये m था, ये m था और ये कैपिटल M था, ये रेस्ट पे था। और दोनों एक साथ जंप किए, ये m है मान लो और ये 2m कह लो। इसकी वेलोसिटी मान लो v आ जाती है बाद में जंप होने के बाद। तो ये जो जंप किए हैं ये रिलेटिव वेलोसिटी u से जंप किए हैं। तो इसका मतलब उनकी नेट वेलोसिटी u प्लस v आ जाएगी। समझ में आया? दोनों के दोनों एक साथ जंप किए हैं और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी u दे रखी है। इसका मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस v। अब इसमें मोमेंटम कंजर्व कर दो, बस हो गया। इनिशियल मोमेंटम 0 था और ये मत सोचना दोनों मैंने एक ही साइड लिए हैं, वो अपने आप निगेटिव आ जाएगा। तुम सोच सकते हो दोनों एक साथ लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो m इंटू वी प्लस 2m इंटू यू प्लस v, ये आ गया, बस हो गया। ये कह लो। तो यहां से भी तुम देख लो v कितना निकल के आ रहा है, तो जो है यहां से भी v देखोगे तो कितना निकल के आ रहा है। v निकल के आ रहा है बेटा -2m अपॉन m प्लस 2m इंटू यू आ रहा होगा ना। अगर यहां से भी तुम देखोगे तो यही आ रहा होगा, क्यों? ये कह लो, क्यों? आई थिंक समझ में आ गया होगा। इनिशियली रेस्ट पे था और दोनों के दोनों बच्चे एक साथ जंप करते हैं विद रिलेटिव वेलोसिटी u। और मान लो बगी की वेलोसिटी v हो जाती है तो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस v हो जाएगी। और मैंने मोमेंटम कंजर्व कर दिया। अब वो 1 बाई 1 जंप करते हैं बी पार्ट में। पहले ये था, ये रेस्ट पे था, ये किस में कन्वर्ट हुआ, एक हो गया और एक बच्चा ये जंप किया।
तो मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, तो ये तो आ गया m और ये आ गया m और ये आ गया m, ये हो जाएगा u प्लस v1 हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम इसमें मोमेंटम कंजर्व कर दो। इनिशियल मोमेंटम 0 था और बाद में मोमेंटम था m प्लस m इंटू v1 प्लस m टाइम्स u प्लस v1 ये था। तो यहां से सबसे पहले v1 फाइंड कर लेना। अब कलर चेंज करता हूं। अब जो दूसरा बच्चा जंप किया वो इस चलती हुई ट्रॉली से जंप कर रहा है बेटा, इससे जंप कर रहा है। इसका मतलब मान लो कैपिटल M, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, तो जो m होगा इसकी वेलोसिटी u प्लस v2 हो जाएगी। अब मैं फिर से p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल लगा रहा हूं। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था बताओ, m प्लस m इंटू v1, m प्लस m इंटू v1, और बाद में कितना मोमेंटम हो गया m इंटू v2 प्लस m इंटू u प्लस v2। अब v1 की वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर लेना जो तुमने ऊपर निकाली होगी, और उसके बाद v2 निकाल लेना। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहले पार्ट में दोनों के दोनों बच्चे स्टेशनरी बगी से जंप करते हैं, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम 0 था। दूसरे पार्ट में पहला बच्चा स्टेशनरी बगी से जंप करता है, तो इस केस में इनिशियल मोमेंटम 0 था, लेकिन जब सेकंड बच्चा जंप करता है तो वो एक मूविंग ट्रॉली से जंप करता है, तो इसका मतलब अब p इनिशियल 0 नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या हो रहा है ना, एक चेन गिर रही है बेटा, और ये टेबल पे ऐसे गिरती जा रही है। ये है, तुमसे कहता है प्रूव करना है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टेबल by falling part of the chain at any moment is twice as great as force exerted by the part already resting on table। अब सुनो, मान लो इसमें L लेंथ, सबसे पहले देखो मास पर यूनिट लेंथ, मान लो लैम्डा है। इसका मतलब जो पार्ट, और मान लो लेट L पार्ट ऑलरेडी टेबल पे है, टेबल पे आ चुका है, ध्यान रखना। तो जो पार्ट टेबल में है वो टेबल में कितना फोर्स लगा रहा है बताओ, जो है mg। आप ये बताओ कि जो पार्ट टेबल पे है, फोर्स अप्लाइड बाय पार्ट ऑन टेबल, ये कितना है, मास ऑफ लेंथ L इंटू जी, इसका मतलब लैम्डा L g ये हो गया।
और जो पार्ट गिर रहा है वो एक थ्रस्ट फोर्स लगाता है। ये तुम जानते होगे, जो पार्ट गिर रहा है वो एक थ्रस्ट फोर्स लगाता है। तो ये बताओ कि जो थ्रस्ट फोर्स है, ये मेरे ख्याल से तुमने सुना होगा, लैम्डा इंटू वी स्क्वायर आता है। नहीं, जो पार्ट गिर रहा है वो टेबल पे कितना फोर्स लगाता है, तो थ्रस्ट फोर्स, और वो लैम्डा इंटू वी स्क्वायर होता है। और तुम एक चीज देखो कि एल लेंथ ऑलरेडी टेबल पे आ चुकी है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना रहा होगा बताओ? जो है वी स्क्वायर की वैल्यू रही होगी 2LG। ये लगाया मैंने, v इक्वल टू √2s। इसका मतलब थ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है? वो ट्वाइस लैम्डा एल जी। और जरा देखना ये वाली वैल्यू इस वैल्यू की डबल है कि नहीं, बताओ? जो है ये डबल है, यही तो प्रूव करना था। एक बार दोबारा सुन लो। मान लो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है और ये एक चेन गिर रही है, उसके ऊपर नीचे गिर रही है, इस पे टेबल पे गिर रही है। तो ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो पार्ट गिर रहा है वो टेबल पे जो थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है वो जितना पार्ट टेबल पे है, वो जो टेबल पे फोर्स लगा रहा है उसका डबल है। तो मान लो टेबल पे एल लेंथ थी, तो इसका मतलब जो पार्ट टेबल पे है वो कितना फोर्स लगा रहा है? एल लेंथ का वेट। तो एल लेंथ का वेट कितना होगा? लैम्डा एल तो हो गया मास इंटू जी, और जो मास गिर रहा है वो एक थ्रस्ट फोर्स लगाता है। और मेरे ख्याल से बुक्स में और नोट्स में आपने पढ़ा होगा, थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू आती है वो लैम्डा इंटू वी स्क्वायर आती है। इसका मतलब वो थ्रस्ट फोर्स लगाएगा लैम्डा इंटू वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर कितना होगा? 2LG, क्योंकि एल लेंथ ऑलरेडी गिर चुकी है। तो यहां से तुमने देखा कि थ्रस्ट फोर्स कितना है, उसका क्या है? डबल है। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट। एक बॉल है 50 ग्राम की, 1 मीटर से गिर रही है हॉरिजेंटल सरफेस पे, और क्यूमुलेटिव मोमेंटम निकालना है that the ball imparts to the slab after numerous bounces if every impact decreases velocity 1.25 times। तो सिंपल है, जैसे तुम ये देखो कि सबसे पहले ये जो गिरेगा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो √2GH होगी, और ये लेकिन लॉट कितने से रहा? V0/ईटा से लौट रहा है। फिर अब ये V0/ईटा से फिर टकराएगा और लौटेगा कितने से? V0/ईटा स्क्वायर से, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है ना? पहली बार जो टकराएगा वो √2GH से टकराएगा, उसको मैंने V0 कह दिया, और तुमसे कह रहा है कि स्पीड ईटा टाइम्स कम हो जाती है, तो इसका मतलब लौटेगा कितने से? V0/ईटा से। और फिर वापस वो टकराएगा V0/ईटा से, लेकिन लौटेगा कितने से? V0/ईटा स्क्वायर से लौटेगा, एंड सो ऑन। तो हमें निकालना था कि टोटल कितना मोमेंटम उसने ट्रांसफर किया, इम्पार्ट किया। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जो मोमेंटम चेंज आया है, मेरे ख्याल से तुम ये जानते होगे, ये m इंटू V0 प्लस V0/ईटा आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे ना। जैसे तुम ये देखो कि इधर को मोमेंटम 2 था और टकराने के बाद मान लो 1 रह जाता है, तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो 3 होता है। क्यों? इधर को पहले 2 था और फिर इधर को 1 हो गया, तो चेंज कितने का होगा? 3 होगा। ये तो फर्स्ट में हो गया। दूसरे में कितना हो गया? m इंटू V0/ईटा प्लस V0/ईटा का स्क्वायर, एंड सो ऑन चल जाएगा, बस हो गया।
एंड से ऑन हो गया। तो इन सबको ऐड कर देना तुम, नहीं है, इनको ऐड कर देना तो तुम्हें एक सीरीज मिल जाएगी, उन सीरीज का सम निकालें, नहीं है। सीरीज मिल जाएगी और फाइंड सीरीज सम ऑफ दैट सीरीज। आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है। टकराते समय वेलोसिटी √2g है, जिसको मैंने v नॉट कहा, टकराने के बाद v नॉट अपॉन ईटा, फिर वापस टकराई v नॉट अपॉन ईटा से और लौटी v नॉट अपॉन ईटा स्क्वायर से। और मैंने आपसे कहा चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, 2 अगर इधर को है 1 इधर को है तो ऐड हो जाता है। तो बस हर बार मोमेंटम को क्या करोगे, जो चेंज इन मोमेंटम उसको ऐड कर दो तो टोटल निकाल दो। ये कह रहा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। राफ्ट है, मास m दिया हुआ है और उस पर मैन है, मास m दिया हुआ है, मोशनलेस है। वो फ्रिक्शनलेस वगैरह सब लेते हैं बेटा, ध्यान रखना। और मैन displaced s dash relative to raft with velocity v dash t and then stops, वाटर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल बना हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ राफ्ट रिलेटिव टू अर्थ निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ राफ्ट रिलेटिव टू अर्थ ये निकालना है। इसको मान लो मैं s मान लेता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में करता हूँ, देखो बाकी में भी तुम वही वेक्टर लगाना, इस वाले को मैं वेक्टर फॉर्म में कर देता हूँ। ये मान लो s वेक्टर है। अब देखो इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, राइट, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये 0 आना चाहिए। एक तो ये आ गया, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सुनो, राफ्ट का मास m है और उसका डिस्प्लेसमेंट मैंने s लिया है, प्लस मैन का मास m है और उसका जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो s डैश है। लेकिन ये तो रिलेटिव टू राफ्ट है, अगर एब्सोल्यूट देखोगे तो प्लस s और होगा, ये हो गया अपॉन m प्लस n। इसको 0 रख दोगे। ऐसे वेक्टर फॉर्म में तुम्हें इस टाइप से करना है। इसमें मैंने ये नहीं दिखाया कि ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, पूरा वेक्टर फॉर्म में किया है। दोबारा सुन लो, राफ्ट का डिस्प्लेसमेंट मान लो s लिया, वही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था। अब मैंने तुमसे कहा कि फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो 0 लिखना है। और वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 s1 प्लस m2 s2 अपॉन m1 प्लस m2। अब राफ्ट का मास m है, उसका डिस्प्लेसमेंट s है, मैन का मास m है और उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो s डैश प्लस s होगा। तो यहां से तुम देखो s की वैल्यू कितनी आ रही है, s की जो वैल्यू आ रही है मेरे ख्याल से वो माइनस ऑफ m अपॉन m प्लस m इंटू एस डैश आ रही है मेरे ख्याल से, क्यों, ये कह लो बस हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट। अब तुमसे कहता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विद विच मैन एक्टेड ऑन द राफ्ट ड्यूरिंग द मोशन। मतलब तुमने राफ्ट पे कितना फोर्स अप्लाई किया ये तुमसे कह रहा है। तो देखो फोर्स ऑन राफ्ट,
इक्वल टू डी बाई डी टी पी ऑफ राफ्ट इसका मतलब मास ऑफ राफ्ट इंटू डी बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ राफ्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना, डी बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ राफ्ट। अब जरा देखो यहां से, अगर मैं डी एस बाई डी टी करूं तो ये माइनस ऑफ एम अपॉन एम प्लस एम डी एस डैश अपॉन डी टी होगा। बिल्कुल उसी टाइप से अगर तुम देखोगे ना, बिल्कुल उसी टाइप से होगा बेटा जो है। और अच्छा, ये वी डैश टी दिया था तो मैं वी डैश टी दिया होता। तो अब ये बताओ, मैं इसको वेलोसिटी ऑफ राफ्ट लिख दूं। देखो ये क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी ऑफ राफ्ट है ये हो जाएगी, और ये वाली जो क्वांटिटी आएगी ये फिर डी वी डैश अपॉन डी टी आएगी। समझ में आ गया ना, डी वी डैश अपॉन डी टी आ जाएगी। तो इसको वहां पे पुट कर दो, बस हो गया। वी ऑफ राफ्ट को लिख दिया तो ये कितना आ गया, तो माइनस एम एम अपॉन एम प्लस एम डी वी डैश अपॉन डी टी, ये आ गया, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में तुम्हें कर दिया है कि क्या होगा। दूसरे वाले पार्ट को अच्छी तरीके से देख लो क्या है बेटा जो है। जैसे मैंने ये किया था ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को 0 किया था, इसी टाइप से अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को 0 कर दूं तो फिर उससे ये रिजल्ट आएगा। एक्चुअल में ये वाला रिजल्ट उससे आएगा बेटा जो है, v इक्वल टू जो आएगा माइनस एम अपॉन एम प्लस एन इंटू वी डैश आएगा। ये कह रहा हूं मैं, जब तुमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को 0 किया था तो तुम्हारा ये रिलेशन आया था, और जब तुम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को 0 करोगे तो फिर तुम्हारा ये वाला रिजल्ट आएगा, उसी टाइप से आएगा बिल्कुल। या फिर मैंने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया था थोड़ा सा, वहां से भी कह सकते हो। और एक फिर मैंने लास्ट में ये कहा कि तुमने फोर्स पे कितना फोर्स लगा, तो मैंने ये लिख दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ राफ्ट कर दिया। समझे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ राफ्ट कर दिया, तो वहां से हमने आंसर फाइंड कर दिया। ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या होता है। यहां पर ना एक m है और यहां पे एक लेडर है, और इस पे एक बच्चा चल रहा है, ये है। और इन दोनों का जो कंबाइंड मास है वो भी m ही दिया हुआ है। ठीक है ना, दोनों का कंबाइंड मास m दिया हुआ है और बच्चे का मास m दिया हुआ है। इसका मतलब लेडर का मास m माइनस m दिया होगा। अब तुमसे कहता है मैन ऑफ मास m क्लाइम्स अप ए डिस्टेंस एस डैश रिलेटिव टू लेडर, तो ये रिलेटिव टू लेडर एस डैश जाता है। और फिर रुक जाता है। अब तुम्हें निकालना फाइंड डिस्प्लेसमेंट s ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। दोबारा देख लो, लेफ्ट साइड में एक कैपिटल M मास है, राइट साइड में लेडर और बच्चे का कंबाइंड मास m है। बच्चे का मास स्मॉल m है तो लेडर का मास कैपिटल M माइनस स्मॉल m है।
अब बच्चा लेडर के रेस्पेक्ट में एस डैश ऊपर जा रहा है, तो पूरे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट एस हमें फाइंड करना कितना होगा। तो सुनो, मैं दो सिस्टम लेता हूं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। दो सिस्टम है, ध्यान रखना बेटा जो है। अब देखो, इसमें भी टी ऊपर, इसमें भी टी ऊपर, इसमें भी mg नीचे और इसमें भी mg नीचे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। मैंने दो सिस्टम दिए, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में टी ऊपर mg नीचे, राइट हैंड साइड में भी टी ऊपर mg नीचे। इसका मतलब फोर्स डायग्राम बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। फोर्स डायग्राम वो सिमिलर टाइप का है। तो मुझे एक बात बताओ कि इसका मतलब दोनों साइड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिमिलर टाइप का नहीं होगा? बताओ जो है, जब दोनों साइड में एक ही टाइप का फोर्स डायग्राम है तो इसका मतलब दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा सिमिलर टाइप का होगा और वही सेंटर ऑफ मास का भी होगा। मतलब यहां से कंक्लूजन ये निकला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ राइट हैंड साइड, ये सब एक ही है और ये तुम्हें एस दिया हुआ है और यही तुम्हें पूछा हुआ है। अब सुनो, लेफ्ट हैंड साइड में केवल ब्लॉक है बस, और राइट हैंड साइड में ब्लॉक भी है, सॉरी लैडर भी है और मैन भी है। अब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट एस है, तो तुम्हें ये नहीं लग रहा कि लैडर का डिस्प्लेसमेंट माइनस एस होना चाहिए? पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बताओ जो है कि अगर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मान लो एस नीचे होता है, ये नीचे आता है, तो लैडर ऊपर जाएगी, उतना माइनस एस होगा। अब जो मैन का है, मैन का लैडर के रेस्पेक्ट में एस डैश दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैन का जो एब्सोल्यूट होगा वो एस डैश माइनस एस होगा। बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, ध्यान रखना बेटा जो है। एक बार दोबारा सुन लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ फोर्स डायग्राम एक जैसा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ राइट हैंड साइड वो इक्वल होगा और वही सेंटर ऑफ मास का भी डिस्प्लेसमेंट होगा और वो एस दिया हुआ है। उसके बाद मैंने क्या कहा, लेफ्ट हैंड साइड में केवल ब्लॉक है, उसका डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। राइट हैंड साइड में लेडर भी है, मैन भी है, लेडर का माइनस एस होगा। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये वाली चीज तुम्हें नोट करनी कि अगर ब्लॉक का एस होगा तो फिर लेडर का माइनस एस होगा, बस ये ध्यान रखना है। और मैन का लेडर के रेस्पेक्ट में, समझ गए ना, मैन का लेडर के रेस्पेक्ट में एस डैश दिया हुआ है, तो एक्चुअल में उसका फिर कितना हो जाएगा, एस डैश माइनस एस। अब मैं लास्ट में बस इस इक्वेशन को लगा दे रहा हूं, ये ध्यान से देखना। राइट हैंड साइड का जो एस है ये किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखना बेटा, किसके इक्वल होगा, लेडर का माइनस एस है, तो इसका मतलब एम माइनस एम इंटू माइनस एस, और मैन का एस डैश माइनस एस है तो प्लस मैन एस डैश माइनस एस अपॉन टोटल मास, और टोटल मास आ गया एम, तो यहां से तुम एस फाइंड कर लो।
बड़ा बढ़िया कंसेप्ट था बेटा इसमें, एक बार फाइनली एक बार दोबारा सुन लो। लेफ्ट हैंड साइड सिस्टम और राइट हैंड साइड सिस्टम में फोर्स डायग्राम एक जैसा है। इसका मतलब दोनों सिस्टम का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम रहेगा और वही सेंटर ऑफ मास का भी डिस्प्लेसमेंट होगा और उसको एस दिया हुआ है और वही पूछा हुआ है। एक तो ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्लॉक है, उसका डिस्प्लेसमेंट एस है। राइट हैंड साइड में लेडर और मैन है, तो अगर ब्लॉक का एस है तो लेडर का माइनस एस डैश है और मैन का लेडर के रेस्पेक्ट में एस डैश दिया हुआ है, तो उसका जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा वो एस डैश माइनस एस होगा। और लास्ट में मैंने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ राइट हैंड साइड वो फर्दर फिर एस दिया हुआ है, तो उसको एस को मैंने क्या लिख दिया m1 s1 प्लस m2 s2 अपॉन m1 प्लस m2, तो वहां से एस निकलेगा। आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस थे और बाकी कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।